हेलो स्टूडेंट्स। आज आपकी हायर एजुकेशन की पहली क्लास है और हायर एजुकेशन आपकी यूनिट 10 है। नेट के जो पेपर 1 में टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड का पेपर है आपका, उसमें यूनिट 10 से स्टार्टिंग आपकी की जा रही है, क्योंकि इसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो पेपर में आ रहे हैं, कम से कम आपके साथ क्वेश्चन इससे उठाए जा रहे हैं और इसकी बेसिक जो नॉलेज है हायर एजुकेशन के बारे में, कहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन आजकल एनटीए उठा रहा है, उसके बारे में आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग करते हैं हायर एजुकेशन को लेकर के। हायर एजुकेशन आपका जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर यहाँ बना है। हायर से जब हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो हायर के लेवल की हम बात करते हैं, लेवल ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, कितने लेवल हैं एजुकेशन के उनकी बात करते हैं। यहाँ पे आपके 3 लेवल हैं एजुकेशन के, जिसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल की बात करते हैं। आप देखोगे इस यूनिट में आपका जो मोस्टली डिस्कशन हो रहा है वो आपका टर्शरी सेक्टर का हो रहा है, तृतीयक क्षेत्र का हो रहा है, हायर एजुकेशन का हो रहा है। तो लेवल के हिसाब से हम जो हायर की बात करेंगे वो हमारा थर्ड लेवल है, जो उच्च शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं या जो इसमें स्टडी मटेरियल आपका होगा वो हायर एजुकेशन को टच करते हुए ही होगा और हायर एजुकेशन को ही हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। हायर और एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो यहाँ से आपके जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो एजुकेशन में इसकी डेफिनेशन आपकी पूछी जाती है और डेफिनेशन में मोस्ट ऑफ द थिंकर जो है हमारे, उनके जो नाम है वो आते हैं। और इसमें हम सबसे पहले डिस्कशन करते हैं इमाइल दुर्कheim को लेकर के। इमाइल दुर्कheim जो एजुकेशन की डेफिनेशन को जो फोकस करता है वो मोरलिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर के फोकस करता है। इसके बाद सेकेंड थिंकर आपका आता है स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद की कोटेशन हमारी पूछी जाती हैं और विवेकानंद के हिसाब से अगर आप बात करते हैं तो एजुकेशन की डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है और सोशल साइंस के मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट में भी विवेकानंद की कोटेशन आपकी आती है। और विवेकानंद का जब हम जिक्र करेंगे स्वामी विवेकानंद का, तो आप देखोगे इससे मल्टीपल क्वेश्चन आपके बनते हैं, जैसे शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन को लेकर के, उनकी कोटेशन को लेकर के, उनकी बुक्स को लेकर के और एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव को लेकर के। तो ये तो आपका टॉपिक है हायर एजुकेशन इन इंडिया। अगर हम देखते हैं तो हायर एजुकेशन की जो यूनिट है इसे हम 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका वैदिक एजुकेशन आएगा, वैदिक काल की जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपसे डिस्कशन करेंगे। वैदिक काल में एजुकेशन सिस्टम किस प्रकार का था, कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ आपके आते हैं जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसके बारे में अवेयर नहीं होते हैं। इसमें नंबर 1 आपका आता है वर्ण व्यवस्था, नंबर 1 है आपका वर्णा सिस्टम। वर्णा सिस्टम हमारा एनिशियंट टाइम का एक इम्पोर्टेंट सिस्टम था। जो हमारा सोसाइटी की व्यवस्था थी वो वर्ण व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। बहुत से बच्चे जो अलग अलग डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं उन्हें वर्ण व्यवस्था के बारे में पता नहीं है, तो इसके बारे में देखोगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये हमारे 4 वर्ण थे। और यहाँ पे कर्मा थ्योरी हमारी बिलोंग करती है। कर्मा थ्योरी इंपॉर्टेंट है और कर्म के आधार पर यहाँ 4 वर्ण बटे हुए थे और पूरी सोसाइटी हमारी इन 4 वर्णों में बटी हुई थी। उपरोक्त जो 3 वर्ण है ये रिलीजियस एक्ट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए स्वतंत्र थे, बट शूद्र को ये अलाउ नहीं था कि वो रिलीजियस एक्ट करे। तो आप देखोगे यहीं से ही हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है अनटचेबिलिटी को लेकर के। अनटचेबिलिटी को लेकर के यहाँ से क्वेश्चन आता है और शूद्र को अनटचेबल माना जाता था, अपवित्र माना जाता था। अब इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे कि ब्राह्मण का कार्य एजुकेशन देना था, इनका कलर व्हाइट था। क्षत्रिय का कार्य सिक्योरिटी था और इसका कलर रेड माना जाता था। वैश्य का कार्य मार्केट संभालना था और इसका कलर येलो था। और शूद्र सफाई का कार्य करता था, क्लीनिंग का कार्य करता था और इसका कलर ब्लैक था। आप देखोगे कि रंग भेद की जो हम बात करते हैं, सोसाइटी में रंग के आधार पर भी डिवीजन होता है हायरार्की, और का जो डिवीजन है वो व्हाइट को हम सुपीरियर कलर मानते हैं और ब्लैक को इंफीरियर मानते हैं। तो ये आपका वर्ण व्यवस्था थी जो वैदिक काल में हमारे सिस्टम की बात हम कर रहे थे। इसके बाद आपकी आती है आश्रम व्यवस्था। आश्रम भी आपके 4 थे। व्यक्ति की औसतन आयु कितनी मानी गई, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एन एवरेज लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग इन वैदिक पीरियड, तो आपकी 100 साल में यहाँ कैटेगराइजेशन किया गया है। 100 साल मानी गई है, 100 ईयर्स मानी गई है। इसे हम 4 वर्ण में बांटते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ,
वानप्रस्थ और संन्यास, ये 25 वर्ष तक मानी जाती थी। 25 से 50 आपका गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास 75 से 100 माना जाता था। ये आश्रम व्यवस्था थी। आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट आश्रम कौन सा है? इन सभी आश्रम में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका गृहस्थ आश्रम रहने वाला है। और गृहस्थ आश्रम आपकी जो सोसाइटी की नीड है, ह्यूमन की नीड है, उन सबको फॉलो करता है। एक पॉइंट और आपका आता है कि गृहस्थ आश्रम में एंट्री किए बिना ह्यूमन को रिलीजियस एक्ट करने का अधिकार नहीं है, इसलिए पत्नी को अर्धांगिनी का दर्जा यहाँ पे दिया गया है। कुछ ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है और इसमें आपको ये की कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए जब हम वैदिक काल के एजुकेशन सिस्टम में जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं, पीपीटी का भी थोड़ा सार लेते हैं इसमें। आप देखोगे इंडिया हायर एजुकेशन इज द सेकंड लार्जेस्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर द यूएसए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का जो हायर एजुकेशन सिस्टम में कौन सा पायदान है, तो आप देखोगे सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड है, सेकंड लार्जेस्ट सिस्टम है वर्ल्ड में, और यूएसए के बाद दूसरे स्थान पर ये आता है आपका। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें लिखा हुआ है द मेन गवर्निंग बॉडी। यहाँ यूजीसी के बारे में हमने डिस्कशन किया है, यूजीसी के फंक्शन क्या है उनके बारे में बताया। द मेन गवर्निंग बॉडी एट द टर्जरी लेवल, जो मैंने अभी आपको लेवल कराए हैं, ये थर्ड हमारा पॉइंट था। टर्जरी लेवल इज द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी की फुल फॉर्म बच्चे से पूछते हैं तब ये बताते हैं बच्चे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एस्टेब्लिश कब हुआ? आपका 1953 में हुआ है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसे हमने 56 में माना गया है। यूजीसी विच एनफोर्स टू स्टैंडर्ड, यहाँ से इसके फंक्शन शुरू होते हैं। स्टैंडर्ड, एडवाइज द गवर्नमेंट एंड हेल्प टू कोऑर्डिनेट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। यूजीसी के मेन फंक्शन की यहाँ बात कर दी हमने शुरू में, हायर एजुकेशन की बात की है, सिस्टम की बात की है, कौन सा हमारा लार्जेस्ट सिस्टम है वर्ल्ड में उसकी बात की है, उसके बाद हमने यूजीसी के बारे में बताया थोड़ा। इनको मेनली हमें फोकस करना है। जो की कॉन्सेप्ट है, आश्रम सिस्टम है, इसमें वर्ण सिस्टम है, और इन चीजों को फोकस करना है। ये आपकी पहली जो स्लाइड है, इसमें हमने इंट्रोडक्टरी चीजें आपकी दी है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं वैदिक कालीन एजुकेशन सिस्टम पे। वैदिक एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो वैदिक एजुकेशन को समझने से पहले हम हायर एजुकेशन की जो वहाँ स्ट्रक्चर है उसको पढ़ेंगे। आप देखोगे आज जो एजुकेशन है वो हमारी क्या कमोडिटीज हो गई है, वस्तु हो गई है, बाजारीकरण हो गया एजुकेशन का एट द टाइम ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बट वैदिक काल में जो एजुकेशन का स्वरूप था वो था सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कार्य करना। एक इक्वलिटी थी सोसाइटी में, जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाती थी। हालांकि आप देखोगे जो राजघराने हैं उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए राजगुरु रहते थे, और राजगुरु वहाँ पे शिक्षा प्राप्त देते थे। इसी टाइम पे आप देखोगे कुछ आपके एजुकेशन सेंटर थे जिसे हम गुरुकुल का नाम देते हैं। गुरुकुल को जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो गुरुकुल वह पैलेस है जहाँ पे छात्र शिक्षा लेने के लिए जाते थे। गुरु वहाँ पे विद फैमिली रहते थे, गुरु माता भी थी, और बच्चे वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे, और सोसाइटी से वो एक भिक्षा मांग के लेके आते थे, और गुरु और बच्चे मिलकर के वहाँ पे अपने जीवन का यापन करते थे। और शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसके बाद यहाँ 25 ईयर की एज के बाद बच्चा गृहस्थ आश्रम में एंट्री करता था। ये वैदिक कालीन व्यवस्था थी। कुछ डिस्कशन यहाँ पे कर लिया जाता है। वैदिक एजुकेशन की हम बात करेंगे तो इसके बाद आपका बुद्धिस्ट पीरियड आएगा जिसमें नालंदा, तक्षशिला, उन सभी यूनिवर्सिटी का जिक्र किया जाए। ठीक है, एजुकेशन वाज इम्पार्टेड एज ए सेंटर ऑफ लर्निंग। यहाँ पे क्या था? सेंटर ऑफ लर्निंग कॉल्ड गुरुकुल। गुरुकुल वह पहले था जहाँ गुरु और स्टूडेंट जो छात्र मिल करके यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। आश्रम होते थे, आश्रम में शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, और परिषद, ये नाम दिए गए हैं उन पैलेस को जहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। और शिक्षा का उद्देश्य क्या था? यहाँ सोसाइटी का वेलफेयर था, मोक्ष की प्राप्ति थी, ज्ञान की प्राप्ति थी। यहाँ पे आज अगर हम कंपैरिजन करते हैं मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, तो आज एजुकेशन सिस्टम की हम बात करें तो हर एक व्यक्ति जो एजुकेशन प्राप्त कर रहा है वो अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए कर रहा है और अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कर रहा है। तो एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव थे वैदिक पीरियड में और आज में अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो ये हमें तुलना देखने को मिलती है। इसके बाद देखोगे यंग स्टूडेंट वर सेंट फ्रॉम होम टू रेजिडेंशियल स्कूल। रेजिडेंशियल स्कूल जो अभी हमने गुरुकुल बताए थे, वेयर दे स्टेड विद द गुरु, टीचर एंड हिज फैमिली। जो गुरुकुल की स्ट्रक्चर मैंने बताई थी, यहाँ बच्चा एक संस्कार हमारा परफॉर्म होता था, उपनयन संस्कार।
उपनयन संस्कार के बाद वो एक इससे पहले भी आपका संस्कार आता है दीक्षा आरंभ, वो 5 ईयर के बाद आता है, और उपनयन आपका 8 ईयर के बाद आता है। उपनयन संस्कार आपका दीक्षा आरंभ से बाद में आता है, और उपनयन संस्कार के थ्रू ही यहाँ पे टीचिंग लर्निंग स्टार्टेड एजुकेशन कॉल्ड उपनयन संस्कार। और यहाँ पे एक वर्ड और आपका आएगा ट्वाइस बोर्न। आप देखोगे जब हम बात करते हैं ट्वाइस बोर्न कास्ट की, तो यहाँ पे एक सिस्टम था जनेऊ धारण करना। जो जनेऊ धारण करते थे उनको हम ट्वाइस बोर्न कास्ट भी बोलते हैं, और वो ये माना जाता है कि वो पवित्र कास्ट है, सेक्रेड कास्ट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका एजुकेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड एम टू अचीव द सैल्वेशन। आप देखोगे यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति, मैंने अभी बताया था सोसाइटी का जो एजुकेशन का टारगेट था, एजुकेशन के थ्रू क्या करना था, सोसाइटी के कल्याण की बात कर रहे थे, मोक्ष की बात कर रहे थे, और जो एजुकेशन है वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए की जाती थी। ठीक है, इसके बाद है इट एम एट द बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ द पीपल्स एंड देयर मोरल से आपके क्वेश्चन बनते हैं बेटा। इस समय पे एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका मोरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। मोरल डेवलपमेंट पे आज भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, और यहाँ से जब आप मॉडर्न एजुकेशन में आओगे तो मैं एक टॉपिक आपको बताऊंगा, डिलोर कमीशन। वहाँ पे आपके 4 पिलर आते हैं डिलोर कमीशन के, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू लिव टूगेदर, लर्निंग टू नो, एक इसमें पिलर ये भी है आपका। तो लर्निंग टू लिव टूगेदर, यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं PYQ में। अगर जाओगे प्रीवियस ईयर में तो वहाँ पे आज जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें मेन क्राइसिस है आपका मोरल डेवलपमेंट का। तो मोरल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे अलग से शिक्षा दी जाती है। जो काम हमारे दादा दादी नाना नानी करते थे, ड्यू टू चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर, आज वो इंस्टीट्यूशन हमारे खत्म होते जा रहे हैं, और जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है इनमें हम मॉरल एजुकेशन की बुक अपने सिलेबस करिकुलम में हम ये डाल रहे हैं, और वहाँ पे बच्चों को मॉरल एजुकेशन दे रहे हैं। पर आज जो नई जनरेशन है उसमें मोरल वैल्यू की कमी देखने को मिलती है, और ज्यादातर हायर एजुकेशन में मोरल वैल्यू के क्राइसिस को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्या क्या एम एंड ऑब्जेक्टिव है, मॉरल, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। आप देखोगे अगर हम पूरे एजुकेशन सिस्टम को या कंपैरिजन करें मॉडर्न का और एनिशिएंट का, तो एनिशिएंट में हम मैक्रो सोचते थे, व्यापक सोचते थे। हमारी जो सोच है वो विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, हम पूरे विश्व की कल्याण की बात करते हैं। आज देखोगे इंडिविजुअल अपने कल्याण की बात करता है, पर्सनल डेवलपमेंट की बात करता है। इवन दो यहाँ तक की बात है कि फैमिली को भी हमने छोड़ दिया है, और व्यक्तिवादिता इतनी आ गई है कि आज हम पर्सनल ग्रोथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट वर टेकन टेक केयर फ्रॉम केयर ऑफ तक्षशिला, पाटलिपुत्र, वाराणसी बिकम द सेम सम ऑफ द रिनोवेट सीट ऑफ लर्निंग। ये क्या है, वो जगह है जहाँ पे आपको हायर एजुकेशन के हमने एक इंस्टीट्यूशन बनाए हुए थे, वो ये जगह है, उनका जिक्र किया गया है। ठीक है, इसके बाद है स्टूडेंट्स हु स्टडी 3 वेदास कॉल्ड त्रयोतरा। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे वैदिक काल में फिर आपके वेद आ जाते हैं। इन वेद की जो नॉलेज कर रहे थे उनका हमने यहाँ पे नाम बताया है, और जो इन्हें जानता था उनके नाम का डिस्कशन हमने किया है। तो यहाँ से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो गुरुकुल, आश्रम और परिषद को लेकर के बनते हैं। ठीक है, आप देखोगे कि गुरुकुल वह स्थान है, उनकी बात की गई है, एम ऑफ एजुकेशन की बात की गई है, उपनयन संस्कार की बात की गई है। इसके बाद चलते हैं आप बुद्धिस्ट एजुकेशन की बात की गई है। यहाँ पे आप देखोगे एजुकेशन के बारे में जब बात की गई थी तो पहले वैदिक पीरियड आपका आएगा, इसके बाद में बुद्धिस्ट एजुकेशन की बात की है अराउंड द 6th सेंचुरी BC। आप देखोगे कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो वैदिक एजुकेशन हमारा पीरियड आता है, वैदिक एजुकेशन बुद्धिस्ट आता है आपका। बुद्धिस्ट पीरियड में आपकी नालंदा, तक्षशिला, ये सभी यूनिवर्सिटी आपकी आएंगी। ठीक है,
वैदिक पीरियड का जिक्र हमने किया है। बुद्धिस्ट आपका आ जाता है 6th सेंचुरी, ठीक है। बुद्धिस्ट पीरियड में आपकी कुछ यूनिवर्सिटी आ जाती है, नालंदा, तक्षशिला, इनका जिक्र करते हैं, ठीक है। अबाउट 6th सेंचुरी बियरिंग द वैदिक रिचुअल्स। अब यहाँ पे आपकी जो ड्रॉबैक है वैदिक रिचुअल्स की, उनका जिक्र किया गया है। हिंदू धर्म में जो चीजें थी, शूद्र की जो हमने बात की है, उनको लेकर के इसी की जगह पे आपका बौद्ध धर्म का जो इमरजेंस हुई है सोसाइटी में, और बौद्ध धर्म ने उन चीजों को जो सोसाइटी में चली आ रही थी, डिस्क्रिमिनेशन वाली बात थी, इनइक्वालिटी वाली बात थी, तो बौद्ध धर्म तेजी से ग्रो हुआ है। और बौद्ध धर्म के डेवलपमेंट की जो बात आई है, वो जो ये नई नई यूनिवर्सिटी आपकी बनी है, नालंदा, तक्षशिला, जो इनमें बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, और एक पूरा जो बहुत बड़ा युग है, यहाँ से 600 से 1200 तक का जो कवर करता है, वो आपका बुद्धिस्ट एजुकेशन को ही शो करेगा। और उसके डेवलपमेंट की हम बात करेंगे, ये जो 600 साल का जो एरा है पूरा, इसमें जो बौद्ध धर्म की शिक्षा दी गई है, उसका डेवलपमेंट हुआ है, और उनको लेकर के जो बातें की गई हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। थैंक यू।